अगर आप एक गवर्नमेंट शिक्षक हैं और आपने बीएड किया हुआ है तो ये क्लास आपके लिए होने वाली है बहुत ही खास। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने चैनल अध्ययन सेतु में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये श्रृंखला चल रही थी एनआईओएस द्वारा संचालित ब्रिज कोर्स के लिए, जो कि अनिवार्य रूप से 6 माह का प्रशिक्षण कोर्स होने वाला है उन साथियों के लिए जिन्होंने बीएड किया हुआ है। आज हम बात करेंगे कि चैप्टर नंबर 5 यानी कि अध्याय 5 पेपर 2 का, और इसका क्या क्या सब टॉपिक और टॉपिक है और उससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं और एनआईओएस ने कौन से प्रश्न पूछे हैं अपने पिछली परीक्षाओं में। हम उन सब पे चर्चा करेंगे, सारे प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। जितने प्रश्न बन पाएंगे इस सेशन में उतने कर लेंगे। इससे पहले मैंने चैप्टर 4 तक के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन थे वो सारे अपलोड किए हैं इसी चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। हम पेपर 2 के लिए पढ़ रहे हैं। पेपर 1 के भी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे अपलोड हैं। अगर आपने नहीं देखा तो विजिट कर लीजिए चैनल पे, वो भी सारे चैनल पे अपलोड है। और मैं आपको उसकी लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी चैट बॉक्स में पिन करके। आप वहाँ से भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं और सारे क्वेश्चंस को वहाँ से पढ़ सकते हैं। बात करेंगे आज के इस सेशन। तो ये इस पेपर का अध्याय 5 है। इसके बाद एक चैप्टर और बचेगा, अध्याय 6। उसके बाद ये पूरा का पूरा पेपर ख़त्म हो जाएगा और फिर हम पेपर 3 जो कि हमारा लैंग्वेज का होने वाला है, हिंदी का, हम उसको पढ़ेंगे, जो कि 25 नंबर के लिए होगा। 25 नंबर का असाइनमेंट और 25 नंबर के लिए रिटन वर्क के लिए जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे और ये जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होंगी हम सब एक एक करके कवर कर लेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं अध्याय 5 के टॉपिक से और सब टॉपिक से। तो आपने देखा होगा कि मैंने अब आप थोड़ी सी चीज़ें अपडेट की हैं आप लोगों की क्लास में। सारे जितने भी टॉपिक और सब टॉपिक हैं उन सबको पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि आप देख पाएँ कि जो भी क्वेश्चन बन पाते हैं वो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है। कोई भी चीज़ बाहर की नहीं है या कोई भी अनर्गल चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। टू द पॉइंट और टू द फैक्ट चीज़ें सारी रखी गई हैं इस सेशन में। देखिए अध्याय 5 जो कि है पाठ्यक्रम संचालन। पाठ्यक्रम संचालन के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो हमें पढ़ना है पाठ्य पुस्तक, पूरक संसाधन, शिक्षक हैंडबुक, शैक्षणिक किट, जादुई पिटारा, ऑडियो प्रोग्राम और दीक्षा पोर्टल का उपयोग। तो दोस्तों, आप सभी शिक्षण कार्य कर रहे हैं, आप सबको पता है कि आप अपने स्कूलों में पाठ्य पुस्तक के अलावा बहुत सारे पूरक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, यानी कि बहुत सारे आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री सोर्स हैं जिसका प्रयोग करके आप अपना दैनिक शिक्षण कार्य करते हैं। जैसे आपके स्कूलों में शिक्षक हैंडबुक होता है, शैक्षणिक किट होती है, मैथ किट होती है, जादुई पिटारा होता है, ऑडियो प्रोग्राम या दीक्षा पोर्टल का प्रयोग आप करते हैं। बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करके आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने का कार्य करते हैं। तो पाठ्यक्रम संचालन में इन सारी चीज़ों की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, क्या लाभ है, ये सारा इस चैप्टर में समाहित है। तो पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न है, पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तक संचालन से क्या तात्पर्य है? पाठ्यक्रम संचालन में पूरक संसाधन क्या होते हैं? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण का संचालन यानी कि टीचिंग ऑपरेशन थ्रू टेक्स्ट बुक एक संरचित प्रक्रिया है जहां शिक्षक पाठ्य पुस्तक को मुख्य शिक्षण सामग्री के रूप में उपयोग करता है, जो पाठ्यक्रम का मार्गदर्शन करती है, विषय वस्तु को व्यवस्थित करती है, अभ्यास प्रदान करती है और छात्रों को स्वयं अध्ययन व अवधारणाओं को समझने में मदद करती है, जिससे शिक्षण सामग्री अधिगम प्रक्रिया सुगम और प्रभावी बनती है। शिक्षक पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पाठ्य योजना बनाता है, गृह कार्य देता है और छात्रों की प्रगति का आकलन करता है, जबकि छात्र ज्ञान प्राप्त करने, पढ़ने लिखने के कौशल विकसित करने और परीक्षा की तैयारी करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो समझेंगे इसको बहुत बेहतर तरीके समझते हैं। देखिए, जो पाठ्य पुस्तक है आपको सबसे पहले तो आपके पाठ्यक्रम के बारे में बताता है कि आपका जो सिलेबस है वो क्या है, यानी कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है उस पर्टिकुलर क्लास में, उस क्लास के बच्चों को। दूसरी चीज़ें पाठ्यक्रम का मार्गदर्शन करती हैं, जो भी विषय वस्तु होती हैं उसको व्यवस्थित करके अभ्यास प्रदान करती हैं, यानी कि सबसे पहले तो बच्चों को उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो प्रोवाइड कराने का कार्य करती हैं। उसके अलावा उन फैक्ट्स से या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड फिर अभ्यास का जो कार्य होता है वो भी देने का प्रयास करती हैं। तो ये पाठ्य पुस्तक का काम है। जो पाठ्य पुस्तक होता है वो हमारे जो शिक्षण कार्य है उसको सुगम बनाता है, प्रभावी बनाता है और
यह एक ऐसा माध्यम है जिसको बच्चा हमेशा अपने पास रखता है, उससे सीखता है, अलग अलग तरीके के ज्ञान प्राप्त करने का कौशल उसके अंदर विकसित होता है। वह पढ़ना लिखना जैसा कौशल विकसित करने का कार्य इन्हीं पाठ्य पुस्तक के जरिए करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक हमारे पाठ्यक्रम संचालन का एक अहम हिस्सा है और एक पारंपरिक स्रोत भी है। अगर हम देखें तो पिछले बहुत समय से पाठ्य पुस्तक ही हमारे शिक्षण कार्य को करने का एक अहम जरिया बना हुआ है। तो आप समझेंगे इसको। आगे देखिए, शिक्षक के लिए पाठ्य पुस्तक का संचालन। शिक्षक कैसे पाठ्य पुस्तक का संचालन करता है, हम देखेंगे। पाठ्यक्रम का निर्धारण। पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम की रूपरेखा तय करती है, जिससे शिक्षक को पता होता है कि क्या और कैसे पढ़ाना है। तो देखिए, सबसे पहले तो किसी भी पाठ्य पुस्तक के संचालन में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो ये होती है कि हमें क्या पढ़ाना है। अगर हम किसी कक्षा में जा रहे हैं, मान लीजिए आप कक्षा 2 में जा रहे हैं और उस कक्षा में क्या पढ़ाना है, इसका निर्धारण आप करने के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं और निर्धारण करके वह पाठ्य पुस्तक में कहीं ना कहीं उसका समाहित होना होता है, जिससे आप पाठ्यक्रम का निर्धारण करके बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं। सेकंड है पाठ्य योजना बनाना। शिक्षक पाठ्य पुस्तक का उपयोग करके पाठ्य योजना यानी कि लेसन प्लान तैयार करते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं और अवधारणाओं को व्यवस्थित करते हैं। देखिए, जब भी आप पाठ्य योजना बनाएंगे तो सबसे पहले आपको उस पाठ से रिलेटेड जानकारी या फैक्ट्स जानने होंगे कि आपको वाकई में कौन सा चैप्टर पढ़ाना है और उस चैप्टर से रिलेटेड आपको कैसे लेसन प्लान बनाने हैं। उसके लिए आपको किताबों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए लेसन प्लान बनाते समय आप किताबों का प्रयोग करते हैं। सामग्री की प्रस्तुति। पाठ्य पुस्तक संरचित सामग्री, स्पष्टीकरण और उदाहरण प्रदान करती है, जिससे शिक्षक विषय वस्तु को आसानी से समझा पाते हैं। देखिए, जो बुक होती हैं, जो किताबें होती हैं, उसमें जितने भी अभ्यास कार्य होते हैं, उदाहरण होता है, सामग्री होती है, स्पष्टीकरण होता है, वह आपके शिक्षण को प्रभावी बनाने का कार्य करता है। आप समझ लीजिए कि अगर आपने कोई भी टॉपिक उठाया और अपने कक्षा में बच्चे को पढ़ा दिया, बच्चे ने पढ़ा समझा और वो अपने घर चला गया, 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो पूरा का पूरा वो चीज़ें सारी भूल जाता है। लेकिन अगर उसके पास किताबें होती हैं तो वह दोबारा से उस चीज़ को देखता है, स्पष्टीकरण उस सारी चीज़ों को लेके समझता है और वो समझ पाता है कि उसने जो भी चीज़ें पढ़ी थी वो कहीं ना कहीं संरचित हैं, यानी कि वो वेस्ट नहीं हुई हैं, उसको उसने संरचित करके रखा है, उसको पढ़ सकता है, दोबारा देख सकता है। अब इस तरीके से जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो बच्चे और शिक्षक दोनों के लिए प्रभावी होती हैं। अभ्यास और मूल्यांकन। इसमें दिए गए अभ्यास और गतिविधियां छात्रों के ज्ञान को मजबूत करने और गृह कार्य देने में मदद करती हैं। देखिए, आप बच्चों को जब भी कुछ समझाते हैं तो आप ऐसे ओरल उसको वर्क नहीं दे सकते हैं, और वो देंगे भी तो बहुत प्रभावी नहीं होगा। कभी भी लिखित जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होती हैं। अगर आपने किसी को लिख के कुछ दिया है तो लंबे समय के लिए होता है, वो व्यक्ति उससे मुकर नहीं सकता और कभी भी उसको डिनाई नहीं कर सकता है। तो बस बातों पे आप विश्वास ना करें। अगर सिर्फ बातों पे विश्वास करना हो तो आप बच्चों को सिर्फ पढ़ा दें और बच्चा वो हमेशा याद रखे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए रिटेन होना ज़रूरी है और रिटेन होने के लिए किताबों की आवश्यकता होती है। इसमें गृह कार्य होते हैं, अभ्यास कार्य होता है। तो किसी भी अधिगम को सुदृढ़ बनाने के लिए उसका रिटेन फॉर्म में होना ज़रूरी है। अगर वो रिटेन फॉर्म में होगा तो वो बच्चा उसको संरचित करके रख पाएगा और वो जब भी उसको आवश्यकता पड़ेगी देख पाएगा। और इसका सबसे ज़्यादा कार्य हम करेंगे गृह कार्य देने में और बच्चों से गतिविधियाँ और अभ्यास कराने में। आगे देखिए, पुनरावृत्ति से बचाव। पाठ्य पुस्तक शिक्षक को विषय वस्तु की पुनरावृत्ति या छूट से बचाती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए अगर आपने कोई टॉपिक बच्चे को पढ़ा दिया और कुछ दिनों बाद फिर से आपने वही टॉपिक बच्चे को पढ़ाना प्रारंभ किया, तो ये चीज़ें वापस से ना हो, बार बार ना हो, तो इसलिए आपके पास पाठ्य पुस्तक का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप क्या क्या करते हैं कि एक क्रम से पढ़ाना प्रारंभ करते हैं और आपको पता है कि आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा लिया और कौन सा नहीं पढ़ाया है। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो पुनरावृत्ति नहीं होती है, बार बार एक ही सब्जेक्ट और एक ही पाठ को पढ़ाने की, एक ही टॉपिक को पढ़ाने की पुनरावृत्ति से आप बचते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि पुनरावृत्ति से भी बचाव होता है अगर आपके पास एक नियोजित पाठ्यक्रम है और पाठ्य पुस्तक है। आगे देखिए, छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तक का संचालन। पहला है ज्ञान का स्रोत। यह जानकारी का एक विश्वसनीय और व्यवस्थित स्रोत है।
जो आत्म अध्ययन में सहायक होता है। देखिए, जो पुस्तकें हैं वो ज्ञान का स्रोत तो हैं ही, और एक विश्वसनीय जगह है, यानी कि एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसा स्रोत है जो बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल बच्चा उस पर भरोसा कर सकता है, उसको देख के पढ़ सकता है, उससे आत्म अध्ययन भी कर सकता है, यानी कि सेल्फ स्टडी भी कर सकता है। तो इसलिए यह हम इसको कह सकते हैं कि यह एक ज्ञान का स्रोत है और बच्चे की सेल्फ स्टडी में भी सहायक होता है। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी बच्चे के पास पाठ्य पुस्तक होगा, तो अगर आप ना भी पढ़ा रहे हों और बच्चे का मन हो कि वो कुछ पढ़े, तो वो अपनी किताबें खोल के स्वयं से अध्ययन कर सकता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान का स्रोत हैं ये किताबें। समझ और कौशल विकास या पढ़ने लिखने की क्षमता महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करने और भाषा के अर्थ ग्रहण करने के कौशल को बढ़ाती है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा अपनी किताबें पढ़ता है तो उससे उसके पढ़ने के कौशल का विकास होता है, पढ़ने के साथ साथ लिखने का कौशल का विकास होता है। वो चीज़ों को समझता है, महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करने की प्रवृत्ति या आदत उसके अंदर आती है और भाषा ग्रहण करने का कौशल भी विकसित होता है। नेक्स्ट देखिए, परीक्षा की तैयारी। पाठ्य पुस्तक परीक्षा की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ उपकरण का काम करती है। बात करेंगे, जब भी बात होती है परीक्षा की, तो बच्चे के पास एक संरचित सामग्री होनी चाहिए जो कि जिसका प्रयोग करके वो हमेशा पढ़ सके, यानी कि अपनी चीज़ें रिवाइज कर सके, अब उसका प्रयोग करके अपना काम कर सके। तो आप कह सकते हैं कि परीक्षा की तैयारी के लिए पाठ्य पुस्तक का होना महत्वपूर्ण है। जिज्ञासा जगाना। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक छात्रों में जिज्ञासा और रुचि पैदा कर सकती है, उन्हें आलोचनात्मक सोच के लिए प्रेरित कर सकती है। देखिए, अगर एक अच्छी बुक होगी, अगर एक अच्छी किताब होगी, आप खुद सोचिए कि जब छोटा बच्चा एक कोई कॉमिक पढ़ता है तो उसमें बने हुए फिगर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उसको अट्रैक्ट करते हैं, और जब बच्चे को अट्रैक्ट करते हैं तो बच्चा उसके लिए जिज्ञासा रखता है कि जाने कि क्या है, और अगर एक पेज पढ़ता है तो उसको अंत तक पढ़ने की उसके अंदर रुचि पैदा होती है, जिज्ञासा पैदा होती है। तो कभी भी एक अच्छा किताब होगा, एक अच्छी बुक होगी तो बच्चे में हमेशा जिज्ञासा पैदा करेगी, रुचि पैदा करेगी। आप खुद सोचिए, आप अपने आप पे देखिए कि अगर आप कोई अच्छी सी नावल पढ़ने बैठते हैं और आप उसका एक चैप्टर या एक पेज या 2 पेज पढ़ते हैं और फिर आपको बहुत इंटरेस्ट आने लगता है, तो आप कोशिश करते हैं कि आप जल्द से जल्द उस पूरी नावल को पढ़ लें। आपकी जो जिज्ञासा है उस नावल के प्रति या उस स्टोरी के प्रति वो बहुत ही बढ़ जाती है। आप जानना चाहते हैं कि आखिर ये स्टोरी है क्या और इसका क्या कंक्लूजन है। तो कभी भी एक अच्छी किताब हमेशा आपको प्रेरित करती है, हमेशा आपको जिज्ञासु बनाती है और हमेशा आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा करती है कि आप अच्छा सीखें और आप जिज्ञासु बनें। तो किताबें बिल्कुल ज़रूरी हैं बच्चों के लिए। आगे देखिए, पाठ्य पुस्तक के प्रभावी उपयोग के लिए सुझाव। देखेंगे इसको कि पाठ्य पुस्तक को कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, यानी कि इसका उपयोग कैसे प्रभावी बना सकते हैं, इसके लिए क्या क्या सुझाव दिए गए हैं। सक्रिय रूप से पढ़ना, नोट्स बनाना, हाईलाइट करना और पाठ के निष्कर्षों पर विचार करना, यानी कि आप पाठ्य पुस्तक से पढ़ने को प्रभावी ढंग से कैसे और ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो आप सक्रिय रूप से पढ़ें, यानी कि सक्रिय रूप से पाठन का कार्य करें, उससे नोट्स बनाएं, उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं या बिंदुएं हैं उनको हाईलाइट करें और पाठ के निष्कर्षों पर विचार अवश्य करें। अगला है अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग। पाठ्य पुस्तकों के साथ चित्र, अखबार, पत्रिकाएं और अन्य स्थानीय संसाधनों का भी इस्तेमाल करना। देखिए, पाठ्य पुस्तकों को और प्रभावी ढंग से बनाने के लिए आप उसमें जितने भी फिगर हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसके चित्रों पर विचार कर सकते हैं, उस चित्रों के बारे में चर्चाएं कर सकते हैं। उससे रिलेटेड अन्य अखबार, पत्रिकाएं और स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होता है कि आप पाठ्य पुस्तकों के साथ रिलेट कर पाएंगे, और जब भी आप रिलेट करके पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे या शिक्षण कार्य करेंगे तो वह ज़्यादा प्रभावी होगा। आगे देखिए, चर्चा और सहयोग। सहपाठियों के साथ मिलकर काम करना और पाठ्य पुस्तक में दिए गए विचारों पर चर्चा करना। देखिए, जब भी आप पाठ्य पुस्तक में कोई भी टॉपिक या कोई भी लेसन पढ़ते हैं तो उस लेसन से रिलेटेड चर्चा अगर आप बच्चों से कराते हैं, अपने सहपाठियों के साथ करने देते हैं उनको, तो इससे क्या होता है कि बच्चे आपस में चर्चा करते हैं
विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, अगर कोई समस्या होती है तो उन समस्याओं का समाधान खुद ढूंढते हैं। तो इस तरीके से पाठ्य पुस्तक में जो दिए हुए लेसन हैं या जो दिया हुआ टॉपिक है उस पर बच्चा गहन चिंतन मनन करता है और उसका जो अधिगम है वो प्रभावी होता है। आगे देखिए लाभ क्या है। शिक्षण में क्रमबद्धता बनी रहती है और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान आधार उपलब्ध होता है। अब हम देखेंगे कि पूरक संसाधनों का उपयोग, यानी कि हमारे शिक्षण कार्य में पाठ्य पुस्तकों के अलावा और कौन कौन से पूरक संसाधन हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्सेस हैं जिसका प्रयोग करके हम अपने शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं। यानी कि जब आप अपनी कक्षाओं में अध्यापन कर रहे होते हैं तो ऐसे कौन कौन से संसाधन हैं किताबों के अतिरिक्त जिसका प्रयोग करके आप अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं, रोचक बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना के और बच्चों के सामने प्रस्तुत करें ताकि बच्चा जिज्ञासा दिखाए, इंटरेस्ट दिखाए और सीखने के प्रति सक्रिय रहे। तो चलिए देखते हैं। पूरक संसाधन पाठ्य पुस्तक को समृद्ध और रोचक बनाते हैं। पूरक संसाधन वे अतिरिक्त शिक्षण सामग्री होती हैं जो पाठ्य पुस्तक के साथ मिलकर शिक्षण को अधिक स्पष्ट, रोचक और प्रभावी बनाती हैं। ये संसाधन पाठ्य वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ते हैं और शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। देखिए अभी मैंने आपको यही बात बताई कि पूरक संसाधन पाठ्य पुस्तक के अलावा कोई भी ऐसी वस्तु जो शिक्षण कार्य को रोचक बनावे, प्रभावी बनाए और समृद्ध बनाए, बच्चों का इंटरेस्ट जगाए, बच्चों को जो सक्रिय लर्नर है यानी अधिगम करता है उसके रूप में बच्चों को सामने ले आए। तो ऐसी सारी चीज़ें जो भी हम अपने टीचिंग के दौरान यूज करते हैं, जो भी हम अपने शिक्षण कार्य के दौरान अपनी कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, वो सारे हमारे लिए पूरक संसाधन का कार्य करते हैं। तो हम देखेंगे कि पूरक संसाधन कौन कौन से हैं और हमेशा याद रखिए ये बात कि जो पूरक संसाधन हैं वो पाठ्य वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ते हैं और शिक्षार्थियों को सक्रिय बनाने का कार्य करते हैं। और जहाँ भी शिक्षार्थी सक्रिय होगा, एक एक्टिव लर्नर होगा, वहाँ पे उसकी जो लर्निंग है वो काफ़ी स्ट्रांग होगी, वो बहुत अच्छा सीखेगा और लंबे समय तक उसको वो जो अधिगम है वो प्रभावी रहेगा। चलिए देखते हैं पूरक संसाधनों के प्रकार। पूरक संसाधनों के प्रकार कौन कौन से ऐसे प्रकार हैं या कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेस हैं जिसका प्रयोग हम अपने स्कूलों में करते हैं, यानी कि आप अपने शिक्षण कार्य के दौरान करते हैं अपनी कक्षाओं में। देखिए चार्ट, पोस्टर, चित्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, स्थानीय सामग्री जैसे मिट्टी, बीज, पत्ते, सिक्के आदि, कहानियाँ, कविताएं, ऑडियो वीडियो सामग्री, डिजिटल सामग्री जैसे दीक्षा पोर्टल। तो बिल्कुल जब मान लीजिए आप अपने क्लास में पढ़ा रहे हैं तो क्लास में पढ़ाते वक्त मान लीजिए आप अपने कक्षा 1 में बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बच्चे को गिनती पढ़ा रहे हैं, तो गिनती पढ़ाने के दौरान अगर आप चार्ट या पोस्टर का प्रयोग कर रहे हैं तो वह भी आपके लिए एक पूरक संसाधन है। और जब कक्षा 1 में बच्चा होता है तो वह छोटा होता है और उसमें बने जो चार्ट और पोस्टर में बने चित्र होते हैं वो बच्चे को आकर्षित करते हैं, फैसिनेट करते हैं, उनके इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं। तो बच्चा कहीं ना कहीं सीखने के लिए प्रेरित होता है, जिज्ञासु होता है, इच्छुक होता है और बहुत सक्रिय रूप से भागीदारी करता है। तो ये सारे संसाधन आप अपनी कक्षाओं में यूज कर रहे होते हैं जब आप अपनी कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं, जैसे कि चार्ट, पोस्टर। उसके अलावा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, स्थानीय सामग्री का भी प्रयोग करते हैं। आप बच्चों के एग्ज़ाम्स लेते हैं, उसमें कार्यविधि और ऐसे एग्ज़ाम होते हैं, बच्चों से मिट्टी के खिलौने बनवाते हैं, बच्चा मिट्टी के खिलौने बनाता है। आप बीज, पत्ते, सिक्के आदि का प्रयोग करके उनको काउंटिंग सिखाने का कार्य कराते होंगे निसंदेह रूप से अपने कक्षाओं में। पत्ते, फूल आदि लेके बच्चों को रंगों का ज्ञान कराने का भी कार्य कराते होंगे। उसके अलावा सिक्कों से बच्चों को पहचान कराना सिखाते होंगे कि ये 1 का सिक्का है, ये 2 का, यानी कि जो रुपए का ज्ञान है उसको कराने के लिए आप इनका प्रयोग ज़रूर करते होंगे। कहानियों का प्रयोग करते होंगे, कविताओं का प्रयोग करते होंगे। इसके अलावा अब बहुत सारे आपके स्कूलों में आपको टैब ज़रूर दिया गया होगा, जो टैबलेट दिए गए हैं उसका प्रयोग करके बच्चों को ऑडियो या वीडियो सामग्री दिखा के उनके शिक्षण को प्रभावी बनाने का भी कार्य ज़रूर करते होंगे, क्योंकि आप इस समय के शिक्षक हैं और आप तकनीकी से लैस हैं। आपको सारी तकनीकियाँ पता हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें पता हैं जो
पहले के समय के शिक्षकों को शायद नहीं पता होंगे, लेकिन इस समय के शिक्षकों को लगभग सारी चीज़ें पता हैं और इन सारी तकनीकों का प्रयोग करके वह शिक्षण कार्य को सुदृढ़ और समृद्ध बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। मुझे पता है ये बात कि आप पूरा प्रयत्न करके अपना जी जान लगा के बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते होंगे अपने कक्षाओं में। देखिए उदाहरण है, मैंने बताया ही आपको कि चार्ट, चित्र, पोस्टर, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, स्थानीय सामग्री, अनुभव, घटनाएं। उपयोग की विधि, चर्चा और समूह कार्य, प्रोजेक्ट एवं गतिविधि आधारित शिक्षण। तो इनका प्रयोग आप कैसे करेंगे? बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं, बच्चों को समूह कार्य दे सकते हैं। मान लीजिए आपने बच्चों को चार्ट दे दिया और कोई एक थीम दे दी और बच्चों से कहा कि उस थीम पे आधारित कोई भी फिगर बनाओ, यानी कि कोई भी चित्र बनाओ, उसके बारे में लिखो। तो ये समूह कार्य हो गया। आप प्रोजेक्ट दे सकते हैं, गतिविधि आधारित शिक्षण कर सकते हैं और उन सब में इन सारे एड्स का प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रश्न नंबर पहला रहा, जिसमें आपसे पूछा गया था कि पाठ्यक्रम संचालन में पाठ्यपुस्तक की भूमिका बताइए, लाभ बताइए और उसके अलावा क्या क्या पूरक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में भी बताइए। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि कहता है कि शैक्षणिक किट और शिक्षक हैंडबुक क्या होती है। शिक्षण को प्रभावी बनाने में इसकी भूमिका और उपयोगिता विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि शैक्षणिक किट और शिक्षक हैंडबुक क्या होता है। दोस्तों, आपको पता है कि हम अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, यानी कि जब आप अपनी कक्षाओं में अध्यापन का कार्य कर रहे होते हैं तो आप रोज़ आइडियाज़ लेके आते होंगे कि आज आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या क्या एड्स के प्रयोग करने हैं, कैसी चीज़ें इस्तेमाल में लानी है, कौन से सामग्री का प्रयोग करके अपने शिक्षण को प्रभावी बनाना है। इन सारी चीज़ों का प्रयोग करके आप अपने शिक्षण को डेली शिक्षण कार्य करते होंगे। तो इन शिक्षण के दौरान इन सारी चीज़ों का ज़रूर प्रयोग किया होगा आपने, जैसे कि शैक्षणिक किट हो गया और शिक्षक हैंडबुक हो गया। तो चलिए आज हम इसी को देखते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन में हमको इसी का आंसर देखना है कि ये होता क्या है और इससे आप अपने शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावी कैसे बनाते हैं। देखिए, शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए केवल पाठ्यपुस्तक ही पर्याप्त नहीं होती है। शिक्षण को अधिक रोचक, प्रभावी और गतिविधि आधारित बनाने के लिए शैक्षणिक किट यानी कि एजुकेशनल किट और शिक्षक हैंडबुक, टीचर्स हैंडबुक जैसे सहायक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। ये संसाधन शिक्षक को कक्षा में बेहतर ढंग से पढ़ाने और विद्यार्थियों को समझने में मदद करते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि अब बेहतर तरीके से कैसे शिक्षण कार्य कर सकते हैं। इसके लिए आप भिन्न भिन्न प्रकार के टीचिंग एड्स का प्रयोग करते हैं और उन्हीं के अंतर्गत शिक्षक किट, शैक्षणिक किट और शिक्षक हैंडबुक 2 चीज़ें हैं जिनका प्रयोग आप अपने अध्यापन में करते होंगे। तो समझेंगे कि ये क्या है और कैसे इसका प्रयोग होता है। सबसे पहले देखिए, शैक्षणिक किट यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसको हम TLM कहते हैं। और आपने अपने स्कूलों में खूब TLM बनाया होगा और नहीं भी बनाया होगा तो जो प्रिंटेड TLM मिलते हैं आपने उसका भी प्रयोग किया होगा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये काफ़ी हद तक बच्चों को प्रभावित करते हैं, बच्चा सीखता है, बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेता है। तो चलिए देखते हैं। शैक्षणिक किट से करके सीखने यानी कि लर्निंग बाय डूइंग को बढ़ावा मिलता है। TLM वे शैक्षणिक सामग्री होते हैं जिनके माध्यम से शिक्षक पाठ्य विषय को देखने, छूने और करके सीखने योग्य बनाता है। TLM का उद्देश्य शिक्षण को रोचक, स्पष्ट और स्थायी बनाना होता है। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि TLM एक ऐसी सामग्री है जिसके द्वारा बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेके सीखता है। बच्चों के सामने सारी चीज़ें बिल्कुल दिखती हैं, वो उसको महसूस करता है, देखता है, छूता है, समझता है और जहाँ भी बच्चे की सारी ज्ञानेंद्रियाँ काम करेंगी तो वहाँ बच्चा जब भी अधिगम करेगा तो उसका अधिगम प्रभावी होगा। तो ये बिल्कुल बच्चे के लिए स्पष्ट, रोचक और स्थायी होती हैं। आगे देखिए, TLM के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? तो चार्ट, पोस्टर, चित्र, मॉडल, गणित, विज्ञान, EVS, फ्लैश कार्ड, संख्या कार्ड, स्थानीय सामग्री जैसे बीज, सिक्के, मिट्टी, पत्ते, डिजिटल TLM जैसे वीडियो, PPT, ऑडियो। तो ये सारे TLM के प्रकार हैं। ये सारे TLM, जितने भी TLM हैं, इन सब का प्रयोग आप अपनी कक्षाओं में ज़रूर करते होंगे कभी ना कभी। और आए दिन आपके स्कूलों में शिक्षक संकुल की मीटिंग भी होती है तो आपसे हमेशा TLM वगैरह पे चर्चा करने के लिए भी उसमें कहा जाता होगा, तो आप वहाँ भी बना के ले जाते होंगे। तो मुझे पता है कि TLM से आप भली भांति परिचित हैं और TLM के जितने भी प्रकार हैं उन सारे प्रकारों का
आप प्रयोग ज़रूर अपनी कक्षाओं में करते होंगे अपनी शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए। तो टीएलएम का प्रयोग कैसे करें, आप भली भांति इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम देख लेते हैं इस प्रश्न के आंसर के लिए इसको। अवधारणाओं को सरल बनाने में, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट है उसको ईजी बनाने के लिए हम टीएलएम का प्रयोग करते हैं। आप समझिए कि अगर आप एक कक्षा में, मान लीजिए आप कक्षा 6 या 7 में मनुष्य के श्वसन तंत्र को पढ़ा रहे हैं, यानी कि रिस्पायरेशन सिस्टम को पढ़ा रहे हैं और आप समझा रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास एक टीएलएम होगा, एक ऐसा पोस्टर होगा जिसमें पूरे के पूरे रिस्पायरेशन सिस्टम को अच्छी तरीके से फिगर वाइज दिखाया जा रहा होगा, जिसमें सारी वेंस अलग अलग रंगों से बनी होंगी, सबके नाम अलग अलग लिखे होंगे, तो आपको रिस्पायरेशन सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र को पढ़ाने में आसानी होगी। बच्चा आसानी से समझ सकेगा, उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को ईजी बनाने के लिए हम टीएलएम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो टीएलएम होता है वो मूर्त होता है, ठोस होता है, वो सामने दिखता है। तो अमूर्त चीज़ों को पढ़ाने के लिए हम टीएलएम का प्रयोग करते हैं। जैसे गणित में भिन्न को कागज़ के टुकड़ों, चक्र, मॉडल से समझाना। मान लीजिए आप गणित में भिन्न पढ़ा रहे हैं, तो आप कागज़ के टुकड़ों का प्रयोग करके वो भिन्न दिखा सकते हैं। तो भिन्न एक ऐसी अवधारणा है जो अमूर्त है, लेकिन उसको मूर्त बनाने के लिए आप चित्र, चार्ट, मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं और उसको मूर्त बना के बच्चे के सामने समझा सकते हैं। और जब भी बच्चे के सामने ठोस वस्तुएं होती हैं तो वो आसानी से सीख लेता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है कि मूर्त चीज़ों के बारे में बच्चा अच्छे से पहले समझता है, बाद में अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करता है। नेक्स्ट है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, प्रयोग, प्रदर्शन और गतिविधियाँ, समूह कार्य द्वारा सहभागिता। थर्ड है रुचि और ध्यान बनाए रखने में। देखिए जितने भी टीएलएम होते हैं वो रंगीन होते हैं, आकर्षक होते हैं। इस वजह से बच्चों की जो रुचि होती है वो बनी रहती है, बच्चा ध्यानपूर्वक देखता है। आगे देखिए खेल एवं गतिविधि आधारित शिक्षण। विविध शिक्षार्थियों के लिए दृश्य, श्रवण और क्रियात्मक सभी प्रकार के शिक्षार्थियों को इससे लाभ होता है। प्रोजेक्ट एवं मूल्यांकन, मॉडल निर्माण, चार्ट, पोस्टर, प्रस्तुति, मौखिक व्याख्या। उदाहरण गणितीय किट, विज्ञान मॉडल, चित्र, कार्ड, फ्लैश कार्ड। इन सारी चीज़ों का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। आगे देखिए उपयोग की विधि, समूह कार्य में, प्रयोग एवं प्रदर्शन में, समस्या समाधान गतिविधियाँ। लाभ क्या है, हम देखेंगे कि क्या क्या लाभ है इन सारी चीज़ों का, यानी कि शैक्षणिक किट का क्या क्या लाभ है। सीखना रोचक और आनंददायक बनाता है। कठिन विषय सरल हो जाता है। बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया कि जब अमूर्त चीज़ों के बारे में बताने के लिए आप टीएलएम का प्रयोग करते हैं तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है बच्चों का। विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी बढ़ती है। बिल्कुल, बच्चा बिल्कुल रोचक तरीके से सीखता है, सीखना लंबे समय तक याद रहता है। और जब भी बच्चा एक्टिव लर्नर रहेगा, यानी कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा किसी भी शिक्षण में, किसी भी लर्निंग में, तो उसकी जो लर्निंग है वो लंबे समय तक होगी। निसंदेह रूप से आत्मविश्वास एवं रचनात्मकता विकसित होती है। और जब बच्चा इन टीएलएम्स को देखता है, उनको पढ़ता है, उनको समझता है, तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप्ड होता है या बढ़ता है। उनके अंदर की क्रिएटिविटी का भी विकास होता है। अब देखिए हम देखते हैं कि शिक्षक हैंडबुक क्या होता है, इसके बारे में हम जानें। शिक्षक हैंडबुक शिक्षकों के लिए एक मार्गदर्शक पुस्तिका होती है जिसमें पाठ्यक्रम के उद्देश्यों, विषय वस्तु, शिक्षण विधियों और मूल्यांकन संबंधी सुझाव दिए जाते हैं। इसका उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया को सुनियोजित, प्रभावी और शिक्षार्थी केंद्रित बनाना होता है। देखिए यह एक ऐसी पुस्तिका है जिसमें जितने भी उद्देश्य हैं उनका निर्धारण, मूल्यांकन संबंधी सुझाव दिया होता है और उद्देश्य भी दिया होता है, जिससे जो हमारा टीचिंग है वो शिक्षण केंद्रित बनता है। शिक्षक हैंडबुक के में उपलब्ध क्या क्या जानकारी होती है। देखिए अधिगम उद्देश्य यानी कि लर्निंग आउटकम, आपको क्या पढ़ा के क्या आउटकम लेना है ये उसमें होता है। पाठ योजना के संकेत होते हैं, यानी कि आप लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं। शिक्षण रणनीतियाँ यानी कि टीचिंग प्लानिंग, आपको कि कैसे आप टीचिंग प्लान कर सकते हैं। गतिविधि एवं प्रोजेक्ट के लिए सुझाव दिया होता है। मूल्यांकन के बहुत सारे तरीके होते हैं और विविध शिक्षार्थियों के लिए सुझाव होता है, यानी कि आपकी कक्षाओं में अलग अलग तरीके के भिन्न भिन्न प्रकार के बालक होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए अलग अलग सुझाव होते हैं। शिक्षक हैंडबुक का प्रयोग कैसे करें, कैसे प्रयोग करते हैं शिक्षक हैंडबुक का, आइए देखते हैं।
पाठ्य योजना तैयार करने में सबसे पहले तो जब लेसन प्लान बनाते हैं तो हम उसको बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं शिक्षक हैंडबुक का। अध्याय शुरू करने से पहले हैंडबुक का अध्ययन जरूर करिए। उद्देश्यों के अनुसार गतिविधियों का चयन करिए। लाभ क्या है? शिक्षण उद्देश्य स्पष्ट रहते हैं, समय का सही प्रबंधन होता है। देखिए, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें पहले से मौजूद हैं तो आप आसानी से चीज़ों को प्लान कर पाएंगे, आप समय का प्रबंधन कर पाएंगे, आपके पास स्पष्ट उद्देश्य होंगे, आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी लेसन प्लानिंग बना कर पढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है उपयुक्त शिक्षण विधि चुनने में। गतिविधि आधारित, प्रोजेक्ट आधारित, यानी कि जब भी आप पढ़ाते हैं कोई भी लेसन तो उस लेसन में आपको कौन सा शिक्षण विधि चुनना है, गतिविधि आधारित या प्रोजेक्ट आधारित, इसका भी प्रयोग आप करना इसी से सीख सकते हैं, यानी कि इससे आपको लाभ मिलता है। नेक्स्ट है शिक्षक केंद्रित शिक्षण में, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण में धीमे, तेज और विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों के लिए अलग अलग सुझाव। देखिए, आपको पता है कि जब आप कक्षा में शिक्षण कार्य कर रहे होते हैं तो आपकी एक ही कक्षा में भिन्न भिन्न तरीके के बालक बालिकाएं होते हैं, यानी कि विद्यार्थी होते हैं। किसी के सीखने की गति धीमी होती है, किसी की तेज होती है, कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे धीरे सीखता है, कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी होते हैं। तो सबके लिए सारे बच्चों को आप एक जैसे या अच्छी तरीके से कैसे पढ़ा सकें या सिखा सकें, उसके लिए आपको अलग अलग सुझाव मिलते हैं। समूह कार्य एवं सहयोगात्मक सिखाना, यानी कि आप बच्चों को समूह कार्यों में और सहयोगात्मक तरीके से कैसे सिखाते हैं, इसके भी निर्देश आपको यहाँ से मिल सकते हैं। आगे देखिए, मूल्यांकन को प्रभावी बनाने में सतत एवं समग्र मूल्यांकन। आपको पता है कि जब भी आप मूल्यांकन करेंगे तो उस मूल्यांकन में हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि मूल्यांकन समग्र हो, यानी कि बच्चे के सामाजिक, संज्ञानात्मक और शारीरिक हर तरीके के हर क्षेत्र का मूल्यांकन हो, सतत हो, निरंतर हो। मौखिक, लिखित और प्रायोगिक मूल्यांकन में भी मदद करता है। तो ये प्रश्न नंबर 2 का आंसर रहा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, लेकिन उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचे। दोस्तों, आप ब्रिज को इसको हल्के में बिल्कुल ना लें, ये बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस लेके आया है। आपको पता है कि ये DLED के पूरे सिलेबस के बराबर है, जो कि 2 सालों का होता है, लेकिन आपको 6 महीने में करना है। और ये 6 महीने सिर्फ आपको पढ़ाई के लिए ही नहीं देने हैं, आपको अपने स्कूलों में पढ़ाना भी है साथ में। उसके अलावा आपकी जो सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उसका भी निर्वहन करना है। उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे कार्य हैं, उन सारे कार्यों को करते हुए आपको पढ़ाई भी करनी है। तो आप कंटिन्यूटी बना के रखिए, पढ़ते रहिए। आप ये ना सोचिए कि जब एग्ज़ाम की डेट आएगी तब आप पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो हमेशा कोशिश करें कि पर डे कम से कम 1 से 2 क्लास ज़रूर करें और अपनी जो टीचिंग है उसको बिल्कुल, अपनी लर्निंग को बिल्कुल कंटिन्यू बना के रखिए। आप बिल्कुल छोड़िए नहीं, चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल हो, आप कम से कम एक दिन में 1 क्लास तो ज़रूर करिए। और मैं इसी वजह से 1 क्लास ही आपके लिए लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लंबा समय आपके पास नहीं है। आपके स्कूलों में 7 से 8 घंटे आपके चले जाते हैं, 6 घंटे आपके स्कूल में और आने जाने में जो भी समय लगता होगा, तो 6 से 7 घंटे आपके तो दिन के ऐसे ही चले जाते हैं। उसके अलावा परिवार के सारे काम होते हैं, वो भी आपको करने हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं आपकी लाइफ में, तो इसके साथ साथ लंबा समय पढ़ने के लिए निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं पर डे आप लोगों के लिए सिर्फ 1 क्लास ही लेके आती हूँ। और आप देखिए कि धीरे धीरे करते हुए अब हम चैप्टर नंबर 5 में पहुँच गए हैं, पेपर 2 के, और इसमें 1 या 2 क्लास और आएगी और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर 1 चैप्टर और बचेगा इस पेपर का, और उसके बाद पेपर 3 से लेके पेपर 6 तक सिर्फ 25 मार्क्स के लिए आपको पढ़ने हैं। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा इससे कम पढ़ना पड़े, लेकिन पढ़ना है। आपने देखा होगा कि NIOS ने जो भी सिलेबस, जो भी टीचिंग मटेरियल डाला है आपके लिए अपनी साइट पे इंग्लिश का, उसमें 244 पेजेस के आपको मटेरियल मिले हुए हैं, प्रोवाइड किया गया है, और सिर्फ 25 मार्क्स के लिए हैं वो। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हर पेपर की बात की जाए और बाकी के 4 पेपर जो हैं, तो अगर सिर्फ 250-250 पेज की बात की जाए तो लगभग
1000 पेजेज का टीचिंग मटेरियल आपको उसके लिए मिल जाएगा, उन चारों पेपर्स के लिए। तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप वो 1000 पेजेस पढ़ें सिर्फ 25-25 नंबर के लिए। तो इससे बेहतर है कि जो भी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं आप उसको पढ़िए आराम से, पर डे देखिए। आने वाले समय में आपको PDF भी देखने को मिल सकता है, लेकिन आप डेली कंटिन्यू होकर ज़रूर पढ़िए। मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।